प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं और न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्तें। ये दोनों ही बातें न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित हैं। वास्तविक रूप में सभी प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें किसी न किसी रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं और न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्तें कि भाई ये शर्तें पूरी होंगी तो ही न्यायिक पुनरावलोकन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। एग्जाम में पूछा ही जाता है। इन दोनों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब देखो, मैंने न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति किस देश में हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश में उत्पन्न हुआ है, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्थापना किस देश में की गई है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं पूर्व शर्तें। इसका अर्थ परिभाषा मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे किस नाम से, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा। अब देखो हम जब न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं समझें तो विशेषताएं चाहे भाई किसी की भी विशेषताएं हों, राजनीतिक दल की विशेषताएं लें, दबाव समूह की विशेषताएं लें, किसी की भी विशेषताएं लें, मूल बात यह है कि सबसे पहले जो मूल अवधारणा होती है, जैसे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन एक मूल अवधारणा है, मतदाता मूल अवधारणा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता मूल अवधारणा है। तो सबसे पहले हमें मूल अवधारणा का अर्थ मालूम होना चाहिए कि उसका अभिप्राय क्या है। और जैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप अवधारणा का अर्थ समझ जाते हैं ना, भी जैसे मैं आपसे पूछूं न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, तो अर्थ यदि स्पष्ट हो गया तो विशेषताएं निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ये मैंने ठीक से समझा दिया है। और जब अर्थ समझ गए आप तो भाई विशेषताएं निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं, विशेषता कहीं बाहर से नहीं आएंगी। नो, जो अर्थ है, जो परिभाषा है, उसमें से इसकी विशेषताएं निकलेंगी। अब मैं जैसे एक झलक देता हूं इसकी, क्या कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है, अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन इसकी विशेषताएं समझें, इसके लिए जरूरी है कि सामान्य रूप में एक बार इसका अर्थ बताऊं। अब ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के माध्यम से आप सारी बातें समझ सकते हैं। देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, नोट कीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की, न्यायपालिका की वह शक्ति या क्षमता है। क्या कह रहा हूं, न्यायपालिका की वह शक्ति या क्षमता है जिसके आधार पर न्यायपालिका यह देखती है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रशासन के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, वो वैधानिक है या अवैधानिक है, यह जांच करने की जो शक्ति है वो ही न्यायिक पुनरावलोकन है। विस्तृत रूप में देखें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। समझ गए ये क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? आपके सामने मैंने डायग्राम से स्पष्ट कर रखा है, नोट कर सकते हैं। व्यापक रूप में देखें तो अलग से प्लेलिस्ट में हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां देखिएगा। आज तो हम केवल दो बातें ले रहे हैं, इसकी विशेषताएं और पूर्व शर्तें। चलिए, दो पार्ट बना दिए मैंने आपके लिए स्पष्ट। नंबर 1 में ले रहे हैं विशेषताएं, दूसरे पार्ट में लेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्तें। मतलब ये शर्तें पूरी होंगी तो ही न्यायिक पुनरावलोकन होगा, अर्थात न्यायपालिका के पास वो शक्ति वहां होगी, अन्यथा वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता यदि ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं। अब देखो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहां मैं आपको बताना चाहूं कि अभिप्राय तो समझ में आएगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, क्लियर। अब उसके आधार पर विशेषताएं निकालेंगे हम।
कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि न्यायपालिका के पास एक ऐसी शक्ति है, ये है एक ऐसी क्षमता है, ये है जिसके आधार पर न्यायपालिका क्या करती है, ये देखती है, ये जांच करती है क्या कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए गए, जो कार्य किए जा रहे हैं, वास्तविक रूप में वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, वो वैधानिक है या अवैधानिक है। और यदि वह अवैधानिक है या संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनको अवैध, अमान्य घोषित कर सकती है। ये अमान्य, अवैध घोषित करने की जो शक्ति है भाई, वो शक्ति ही न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, विशेषताएं नंबर 1 नोट कीजिएगा। पहली विशेषता क्या है, नोट करें, न्यायिक पुनरावलोकन लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक शासनों में ही संभव है। नोट करें, पहली विशेषता क्या बन रही है, न्यायिक पुनरावलोकन लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक शासन में ही संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक रूप में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, देखो भाई, इसके लिए जरूरी है कि वहां का संविधान लिखित होना चाहिए। अलिखित संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित है क्या लिखित है लिखित है। वहां की शासन व्यवस्था का संचालन संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है, अभिसमूह के द्वारा होता है। क्लियर है ये बात? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी पहली विशेषता ये है कि भाई वहाँ वास्तविक रूप में जो संविधान होगा वो लिखित होगा और इसी के साथ में वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। तो भाई हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, न्यायिक पुनरावलोकन है। अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, न्यायिक पुनरावलोकन है। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में न्यायिक पुनरावलोकन हो ही, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं, क्या ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है? यस, वहां पर संसद का जो प्रथम सदन है जिसका नाम लोक सदन है, दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, प्रथम सदन के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किए जाते हैं या नहीं? जनता प्रत्यक्ष रूप में चुनकर भेजती है उनको। तो क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है? जी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही होगा। इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में इससे ये निष्कर्ष जरूर निकलता है कि भाई जहां कहीं लिखित संविधान होगा वहां न्यायिक पुनरावलोकन किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जरूर होगा। अब देखो, भारत का संविधान लिखित है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भाई स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करते हैं तो वहां न्यायपालिका ये कार्य नहीं करती है, बल्कि वास्तविक रूप में लोक निर्णय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य किया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो किसी न किसी रूप में स्विट्जरलैंड की संसद के द्वारा, मतलब वहां की संसद को कहते हैं संघीय सभा, संघीय सभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ना भाई, उनकी व्याख्या न्यायपालिका नहीं कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर जनमत संग्रह जरूर कराया जा सकता है। तो किसी न किसी रूप में उसके कानूनों की जांच तो की ही जा रही है। तो कहने का मेरा मूल मकसद ये है कि भाई जहां लिखित संविधान होंगे वहां किसी न किसी रूप में जो पुनरावलोकन होता है, अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच अवश्य की जाती है, चाहे वह किसी भी संरचना के द्वारा की जाए। ठीक है, पहली विशेषता होगी। इसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन की दूसरी जो विशेषता ले रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट कीजिएगा। दूसरा है, यह किसी साध्य की प्राप्ति का साधन होता है। ये कंपटीशन में निश्चित रूप में पूछा जाता है और मैंने देखा ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। जब मैं पूछता हूँ, विद्यार्थी एग्जाम देकर आते हैं, विशेष ग्रेजुएशन नेट वाले विद्यार्थी, तो गलती करके आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, यह है मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, यह किसी साध्य की प्राप्ति का साधन होता है। कौन? न्यायिक पुनरावलोकन वास्तविक रूप में एक साधन है। किसका साधन है? साध्य की प्राप्ति का साधन है। क्या कह रहा हूं? साध्य की प्राप्ति का साधन होता है न्यायिक पुनरावलोकन। और भाई वो साध्य क्या है? वो तीन साध्य हैं। क्या?
नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा वास्तविक रूप में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जाती है। वास्तव में संविधान का ये रक्षक है, संविधान का ये पहरेदार है, अर्थात वास्तव में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यदि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप आदेश नहीं दे रहे हैं, संविधान के अनुरूप कानून नहीं बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनकी वैधानिकता और अवैधानिकता की जांच कर सकती है। और यदि वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, उनको अमान्य घोषित कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है, अवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, ये साध्य। दूसरा, विधि के शासन की व्यवस्था। भाई, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही वास्तविक रूप में विधि के शासन की रक्षा की जाती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास यदि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, यदि न्यायपालिका के पास उनके कानूनों, आदेशों और कार्यों की जांच करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो भाई विधि के शासन की स्थापना नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यस, वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साध्य को प्राप्त किया जाता है। यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिकाएं ऐसे कार्य करें, ऐसे आदेश दें, ऐसे कानून बनाएं जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में यदि न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करे और ये देखे कि उनसे कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा है, वो संविधान के विपरीत तो नहीं है। और यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, संविधान के विपरीत है, तो भाई ऐसे आदेश, कानून और कार्यों को न्यायपालिका जांच के आधार पर अवैधानिक, अमान्य, रद्द घोषित कर सकती है। ठीक है, तो क्या हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन किसी साध्य की प्राप्ति का साधन होता है। ये 3 साध्य हो गए, नोट कीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा यहाँ वीडियो अपलोड करने का मकसद वाहवाही लूटना नहीं है। नो, मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी गंभीर से गंभीर बातें हैं, सभी को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य अपलोड करूंगा, और इस रूप में करूंगा कि समग्र रूप में आप राजनीति विज्ञान विषय को ठीक से समझें। ठीक है, मैं ये मकसद इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान नहीं मानता हूँ। नो, मैं राजनीति विज्ञान को वास्तविक रूप में एक सुप्रीम साइंस मानता हूँ, सर्वोच्च विज्ञान मानता हूँ। सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए उसी अनुरूप मेरे विद्यार्थियों को ये बात समझाने का प्रयास करूँ। मैं प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत ये बात पहले ही अपने दिमाग में रख लेता हूँ, ये मेरी पूर्व धारणा बन जाती है क्या, कि राजनीति विज्ञान वास्तविक रूप में सर्वोच्च विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस। क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान। ये बात किसने कही है, राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने। और मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अवधारणा को, प्रत्येक राजनीतिक विचार के विचारों को मैं ये कहूंगा कि समग्र रूप में राजनीतिक सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीतिक सिद्धांत के 2 पार्ट होते हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। शेष क्या बताइए आप, शेष क्या बचा, कुछ नहीं। राजनीतिक सिद्धांत के 2 पार्ट कर दिए मैंने, राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन। और मैं राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन, इन दोनों को इस रूप में समझाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत बैठेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तीसरी विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र और प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नोट कीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। भाई, वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र और प्रकृति होती है, वह प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये नहीं कि सभी देशों के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र एक जैसा होगा। मान लीजिएगा हम भारत और अमेरिका की बात करें, तो वास्तव में भारत के अंतर्गत हमारा जो संविधान है, उस संविधान में ज्यादातर बातों का उल्लेख कर दिया गया है? संघ, राज्य, इससे संबंधित जो बातें हैं सबका उल्लेख संविधान में किया गया। इसलिए यह न्यायिक पुनरावलोकन जो क्षेत्र है ना, उसी में तो हो जाता है अमेरिका के अंतर्गत, क्योंकि वहां का संविधान संक्षिप्त है और भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। तो केवल 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में भाई, इसलिए वहां सारी बातें स्पष्ट नहीं कही गई हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र
बढ़ जाता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में, हालांकि इसके लिए हमने अलग से बिंदु बना दिया है, लेकिन फिर भी ये बात यहाँ भी आती है कि वहां न्यायिक पुनरावलोकन का जो परिचालन किया जाता है किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून की उचित प्रक्रिया। क्या बोल रहा हूँ? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून की उचित प्रक्रिया। तो वास्तव में भारत के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन का परिचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जब न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है तो यहाँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो कानून के अंतर्गत लिखा गया है, कानून के शब्दों का जो अर्थ है केवल वहीं तक सीमित रहेंगे। उन कानून के शब्दों की भावना, कानून के शब्दों का प्रभाव, इसकी तरफ न्यायपालिका ध्यान नहीं देगी कि उन शब्दों की क्या भावना है, क्या गंतव्य है, क्या प्रभाव है। नो, केवल जो कानून के शब्द हैं उसका अर्थ क्या है, बस यहीं तक सीमित रहेंगे। भावना से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस आधार पर भी भारत के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का जो परिचालन है, संचालन है भाई, वह कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा संचालित होता है। मैंने नोट कर दिया, कानून की उचित प्रक्रिया कहाँ? अमेरिका में। इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत केवल कानून के शब्द का अर्थ ही नहीं देखा जाता है, जबकि वहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं जो कानून होता है, कानून के जो शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ से आगे उसकी भावना, गंतव्य और प्रभाव को भी देखते हैं। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह भी इसकी एक विशेषता होगी। मतलब इसका क्षेत्र और प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मतलब सभी देशों में अलग अलग होता है। आपने देख लिया भारत और अमेरिका में अलग अलग है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन इस आधार पर कर सकते हैं। चौथा नोट करें, इससे संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। नोट कीजिएगा, इससे संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। यस भाई, संवैधानिक सरकार क्या होती है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट में देखिएगा। देखो, वास्तव में भाई सबसे पहले तो संवैधानिक सरकार की जरूरी कि उसका अपना संविधान हो। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि संविधान के अनुरूप ही शासक शासन व्यवस्था का संचालन करें तो वो संवैधानिक सरकार की। नो, उस संविधान में जनता के सर्वोच्च मूल्यों, आकांक्षाओं को भी स्थान दिया गया हो और उसके बाद में फिर उस संविधान के अनुरूप शासन का संचालन किया जाता है तो वो संवैधानिक सरकार होती है। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि जो सरकार होती है संविधान के द्वारा सीमित होनी चाहिए। जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने इटली और जर्मनी के अंतर्गत वास्तविक रूप में अपना संविधान तो बना दिया था, उनका अपना संविधान था, लेकिन हिटलर और मुसोलिनी संविधान के द्वारा सीमित नहीं हो रहे थे, वो खुल करके स्वतंत्र रूप में शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। तो हिटलर और मुसोलिनी की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जा सकता। संवैधानिक सरकार के उसको कहा जाएगा जो सरकार संविधान के द्वारा सीमित हो भाई। तो वास्तविक रूप में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह संवैधानिक सरकार की स्थापना तो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका यही तो देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो कार्य कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसलिए संविधान से सीमित हो जाती है कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रशासन। यस, समझ गए? ठीक है। पांचवी विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन के परिचालन। बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिचालन सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान दें, क्या कह रहा हूं मैं? न्यायिक पुनरावलोकन के परिचालन सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का जो परिचालन किया जाता है, इसका जो संचालन किया जाता है, न्यायपालिकाएं जब इस शक्ति का प्रयोग करती हैं, क्षमता का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते समय इसके संचालन का, इसके परिचालन का सिद्धांत कौन सा है, यह भी एक विशेषता बनती है। और ये सिद्धांत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा कानून की उचित प्रक्रिया, जो कि ये दोनों बातें मैंने तीसरी विशेषता में समझा दी है, लेकिन यहाँ इसकी पुनरावृत्ति करना जरूरी है। कैसे भाई? वास्तविक रूप में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत एक तो मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का परिचालन संचालन के दो सिद्धांत हैं। पहला हो गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
इसका मतलब ये है कि वास्तव में यहाँ न्यायपालिका व्यवस्थापक और कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों और आदेशों की जांच करते समय केवल कानून के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ तक सीमित रहेगी। बस अगर वो कानून का जो शब्द है उसके अनुरूप व्यवस्थापिका कानून नहीं बना रही है, कार्यपालिका कार्य नहीं कर रही है, तो इनके कार्यों को न्यायपालिका अवैधानिक, अमान्य और रद्द कर सकती है। ठीक है, ये कहाँ है? हमारे भारत में। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में किस देश में अपनाई गई है? एक विकल्प भारत हो जाएगा, 3 अन्य देशों के नाम दे दिए जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भारत में है। ठीक है, अगला क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया। भाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में कानून का जो शब्द होता है उस शब्द के अर्थ तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उस कानून का जो शब्द है उसकी भावना क्या है, उसका गंतव्य क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका अपना फैसला सुनाती है। तो यहाँ कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब यह है कि यहाँ कानून का जो शब्द होता है उस शब्द के अर्थ से आगे उसकी भावना, गंतव्य और प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर जो वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का परिचालन किया जाता है, किस आधार पर? कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर। क्या बोल रहा हूँ? कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर। कहाँ पर? अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन के परिचालन सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, और ये विशेषकर 2 सिद्धांत होते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। हालांकि हम इन दोनों के ऊपर अलग से भी वीडियो अपलोड करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मूल बात मैंने यहाँ समझा दी है। तो ये हो गई न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्तें। इसका मतलब क्या है भाई? किसी भी देश में न्यायिक पुनरावलोकन तभी परिचालित हो सकता है, तभी संचालित हो सकता है, न्यायपालिका तभी शक्ति का प्रयोग कर सकती है जबकि वहां पर ये 4 शर्तें पूरी हों। इसे ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्तें। ठीक है, पहली शर्त नोट कीजिएगा, लिखित और अचल संविधान। क्या बोल रहा हूं मैं? पहली शर्त है लिखित और अचल संविधान। मतलब है किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन है या नहीं, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वहाँ का संविधान लिखित है या नहीं। भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान है लिखित है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन है? नो, नहीं है। अमेरिका में है? यस है। ठीक है, वहाँ संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप में इस बात की चर्चा नहीं की गई है, ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अचल संविधान। भाई अचल संविधान का मतलब क्या होता है? अचल संविधान का मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग हो, इसी के साथ में संवैधानिक कानून साधारण कानून से सर्वोच्च होता है, ऐसी व्यवस्था जहाँ की जाती है उसको कहते हैं अचल संविधान। तो क्या हमारे भारत में ऐसा नहीं है? यस। अमेरिका में ऐसा नहीं है? है? यस। तो भारत अमेरिका में अचल और लिखित संविधान है, दोनों जगह न्यायिक पुनरावलोकन है। अमेरिका में नहीं, संविधान अचल भी नहीं है, लचीला संविधान है। वहाँ संविधान लिखित भी नहीं है, लिखित है, इसलिए वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता है। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई संविधान लिखित और अचल हो तो निश्चित रूप में न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही होगा। नो, भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण ले सकते हैं हम। 1991 में इसका विघटन हो गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन या अवसान हो गया है, परंतु 1991 से पहले सोवियत संघ का जब हम अध्ययन करते हैं तो भाई उसका संविधान लिखित भी था और अचल भी था, परंतु वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं था। अपवाद हो गया ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा, सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका। ध्यान दें,
न्यायिक पुनरावलोकन के लिए दूसरी जो पूर्व शर्त है वो ये है क्या कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो और स्वतंत्र हो। भाई वास्तव में जब तक न्यायपालिका अन्य संरचनाओं से मीन्स व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च नहीं होगी और इन दोनों से स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की जांच कैसे करेगी? इनके कार्यों को, इनके कानूनों को भाई अवैधानिक कैसे घोषित करेगी? इनके कार्यों को, कानून को रद्द कैसे घोषित करेगी, अमान्य कैसे घोषित करेगी? इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन तभी हो सकता है जबकि न्यायपालिका सर्वोच्च हो और साथ में स्वतंत्र भी हो। ठीक है, मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप में इस राजनीतिक संरचना की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर वास्तव में न्यायपालिका सर्वोच्च और स्वतंत्र है तो फिर न्यायपालिका के पास ये शक्ति होगी, ये क्षमता होगी कि वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों और आदेशों की वैधानिकता अवैधानिकता की जांच कर सकती है, मगर कब? जबकि वे सर्वोच्च और स्वतंत्र हो। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? वाद योग्य मौलिक अधिकार या सरकार की सत्ता पर वाद योग्य सीमाओं की व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। वाद योग्य मतलब जो हम ये कहेंगे एक प्रकार से यहाँ कि ऐसे विषयों पर जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं, मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति क्या न्यायालय की शरण नहीं ले सकते? हाँ, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन भाई क्या नीति निर्देशक तत्व भारत में वाद योग्य है? वो वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को यदि सरकारें नहीं मान रही है, ऐसी स्थिति में हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो वाद योग्य मौलिक अधिकार या सरकार की सत्ता पर, क्या सरकार की सत्ता पर वाद योग्य सीमाओं की व्यवस्था, मतलब ये तीसरी शर्त जरूरी है कि क्या कि वहां पर भाई किसी न किसी रूप मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो, और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी इस रूप में हो कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो कि मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में जन सामान्य न्यायालय की शरण ले, न्यायालय का दरवाजा खटखटाई। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में क्या हो जाता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सीमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के विपरीत किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकते। इसी के साथ में वास्तविक रूप में सरकार की सत्ता पर वाद योग्य सीमाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अर्थात इस रूप में व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सरकार वास्तव में निरंकुश ना बने, तानाशाही ना बने। और चौथी जो शर्त है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शक्तियों का कम से कम ऐसा पृथक्करण जिसमें न्यायपालिका पृथक निकाय के रूप में व्यवस्थित रहे। क्या बोला मैंने? शक्तियों का कम से कम ऐसा पृथक्करण जिसमें न्यायपालिका पृथक निकाय के रूप में व्यवस्थित रहे। देखो अब मैंने यहाँ आपके लिए नोट किया है डायग्राम, इसमें सारी बातें हैं। व्यवस्थापिका एक तरफ है, कार्यपालिका एक तरफ है, न्यायपालिका एक तरफ है। संविधान को हमने इधर दिखा दिया है, सब कुछ वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप होगा। और न्यायपालिका ये देखेगी कि भाई ये दोनों जो सरकार के अंग हैं, राजनीतिक संरचनाएं हैं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन की पूर्व शर्त है कि कम से कम, ठीक है पूर्ण ना हो, पूर्ण शक्ति पृथक्करण मत हो, लेकिन कम से कम शक्तियों का पृथक्करण होना ही चाहिए। क्या कह रहा हूँ? कम से कम शक्तियों का पृथक्करण होना ही चाहिए, जिससे कि भाई वास्तविक रूप में न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय के रूप में हो, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन नहीं हो, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो। समझ इसका मतलब? इसी के साथ में न्यायपालिका पूर्ण रूप में व्यवस्थापिका के इशारे पर भी कार्य ना करे, ऐसी व्यवस्था संविधान में की जानी चाहिए। शक्ति पृथक्करण मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था इस रूप में की जानी चाहिए, मतलब इनके संगठन की व्यवस्था संविधान में इस रूप में होनी चाहिए कि वास्तविक रूप में इनके सदस्यों की भर्ती का तरीका, इनका कार्यकाल, इनकी शक्तियां अलग अलग हो। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण है, हमारे भारत के अंतर्गत पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ संस्थात्मक शासन प्रणाली है, और संस्थात्मक शासन प्रणाली में तो वैसे ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, दोनों का कार्यकाल भी अनिश्चित होता है। और पूर्ण शक्ति पृथक्करण जैसे अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलेगी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, दोनों का कार्यकाल भी निश्चित होगा।
है कि नहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अमेरिका में, है ना। तो भाई यहाँ कहने का मतलब ये कि भाई न्यायिक पालिका की जो व्यवस्था की जाती है वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में होनी चाहिए। मतलब कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि वास्तव में व्यवस्थापिका कानून बनाने संबंधित कार्य करे, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए उनकी क्रियान्विति संबंधित कार्य करे, और न्यायपालिका ये देखे, ये जांच करे क्या कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ की जाती है डेफिनेटली वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान या व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होती ही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं और पूर्व शर्तें। ठीक है, अब आपसे इन दोनों से संबंधित भाई कैसा भी प्रश्न पूछें, आप गलती नहीं कर सकते हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पुनः कह रहा हूँ, हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें। प्रतिदिन जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूल ना करें। थैंक यू वेरी मच।